दोस्तों नमस्कार। आज इस देश में नई पार्लियामेंट को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। हर तरह की राजनीति, हर तरह के विवाद नई संसद के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन विवादों से दूर नई संसद में क्या खूबियां हैं, किस तरह से नई संसद भारत की कला और संस्कृति का एक मॉन्यूमेंट हो सकता है, आज मैं आपसे उसकी चर्चा करूंगा। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं, ताकि आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जो नई संसद बनी है उसमें क्या खासियत है, किस तरह से भारतीय संस्कृति को दिखाया गया है और दर्शाया गया है, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। एक कोइंसिडेंस है कि ये जो पुरानी संसद थी उसका जो शिलान्यास के बाद जब उद्घाटन हुआ था वो था 2027। ये वही साल था जिस दिन लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ था, जिस साल में। तो एक कोइंसिडेंस है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म पुरानी संसद के इनॉग्रेशन के समय हुआ था और आज वो नई संसद के इनॉग्रेशन में भी शामिल होंगे। ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी शायद हिंदुस्तान में आडवाणी साहब को ही मिलने वाली है। दोस्तों, जब ये बात हम कर रहे हैं नई संसद की, तो नई संसद की परिकल्पना जो भारत में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, भारत की राजधानी को नया रूप देने की कोशिश की जा रही है 21वीं शताब्दी के हिसाब से। 2019 में इसका प्रयास शुरू किया गया, इसका शिलान्यास किया गया, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण योजना के तहत। उसमें जब सेंट्रल विस्टा की हम बात करते हैं तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग है वो है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, और जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। ये बात सही है कि जिस तरह से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे यहाँ एमपीज एमएलएज का प्रोपोर्शनेट रेशो नहीं बढ़ा है। उसका एक कारण ये भी था कि अगर आप एमपीज की संख्या बढ़ा भी देंगे तो बैठाएंगे कहाँ। इसीलिए जो नई संसद है इसमें जो एमपीज की लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो पुरानी संसद के मुकाबले 50% बढ़ा दी गई, ताकि अगर जब रीडिमार्केशन हो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का और जब एमपीज की सदस्य बढ़ानी पड़े तो उनके लिए बैठने की सुविधाएं हों, ताकि संसद सुचारू रूप से चलती रहे। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जब भी भारत में कोई महत्वपूर्ण बिल्डिंग का निर्माण होता है तो ये बात हमें समझनी होगी कि अगर हमने उसमें भारतीय कला और संस्कृति को नहीं दर्शाया तो ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। ये आर्किटेक्ट के नाम पे सिर्फ आपने पिलर्स और बाउंड्रीज खड़ी कर दी, उसमें दरवाजे खिड़की लगा दी और बिल्डिंग बना दी एज ए फंक्शनल यूनिट। लेकिन जब राष्ट्रीय धरोहर की बात होती है, जब भारत की संसद या और इस तरह के किसी बिल्डिंग की बात होती है, तब हमें ये देखना चाहिए कि क्या वास्तव में जो संसद या इस तरह के महत्वपूर्ण भवन है वो भारत की कला संस्कृति को दर्शाते हैं या नहीं। इस बात का ध्यान यहाँ पे रखा गया। इसीलिए आप इस बात को देखेंगे कि भारत की संसद में आपको बहुत तरह के आर्टिस्टिक आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। कुछ एक की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, भारत के हर जिले से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो ये जरूरी है कि हम इस तरह से भारत की संसद का निर्माण करें कि वो भारत की समरूपता को और भारत के पूरी कला संस्कृति को समायोजन के लिए एक मंच प्रस्तुत कर सके, ताकि हर एमएलए, हर एमपी, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो जब यहाँ आए तो उनको लगे कि ये उनकी अपनी संसद है, उनकी विरासत भी यहाँ सजो के रखी गई है। और ये जानना और समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी आर्किटेक्ट के लिए। इस भवन का जो आर्किटेक्ट डिजाइन तैयार किया था, ये गुजरात के आर्किटेक्ट बिमल पटेल साहब ने किया था, जिन्होंने गुजरात में जो साबरमती में रिवर फ्रंट बनाया, सेंट्रल विस्टा का ओवरऑल डिजाइन वो बना रहे हैं, और उन्होंने ही संसद का डिजाइन भी तैयार किया था। और 10 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी। 2020 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, शायद हिंदुस्तान में इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतनी जल्दी बनना कभी कभी सपने जैसा लगता है, क्योंकि 2 साल भी पूरे नहीं हुए एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। पूरी तरह से अगर हम आज इस संसद भवन की बात कर रहे हैं कि जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और आज हम इसके ऊपर
नए उद्घाटन की बात कर रहे हैं तो 2020 से लेकर आज 2023 इंक्लूडिंग कोविड टाइम, तो जिस रफ्तार से ये काम शुरू हुआ और जिस रफ्तार से इसको करने की जरूरत थी वो आज हम सबके सामने है। और ये भी दिखाता है कि भारत की जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है वो भी इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सक्षम हो गई है कि कितना भी आर्टिस्टिक डिजाइन हो। देखिए, प्लेन बिल्डिंग को बनाना आसान है, आप टावर क्रेन्स लगा सकते हैं, आप फैब्रिकेटेड इक्विपमेंट लगा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, जैसा चाइना में होता है। लेकिन जब आपको एक आर्टिस्टिक बिल्डिंग बनानी हो जिसमें बहुत सारी कला संस्कृति को रिफ्लेक्ट करना हो, उसकी प्लानिंग अलग होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि किस तरह से भारतीय इंजीनियरिंग सेक्टर ने तरक्की करी है कि वो हर तरह के चैलेंज को टाइम पे पूरा कर सके। करीब 65,000 वर्ग फीट में ये जो संसद है ये फैली हुई है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये अर्थक्वेक प्रूफ इसको बनाया गया है। निश्चित रूप से आजकल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब संसद की बात होती है तो सारे प्रिकॉशंस, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस, सारे सिक्योरिटी प्रिकॉशंस भी रखना जरूरी है। करीब 5,000 तरह के इस पूरी बिल्डिंग के अंदर आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट, चाहे वो पेंटिंग्स हो, मूर्तियां हो, पत्थरों पे नक्काशी हो, मेटल वर्क हो, ये अंदाज है कि करीब 5,000 तरह की यहाँ पे कलाकृतियां और आर्टिफैक्ट्स को रखा जाएगा या दर्शाया जाएगा। दोस्तों, ये अपने आप में शायद एक दर्शनीय स्थल होगा। मैं ये कहूंगा कि क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहेगी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन भारत सरकार को कोई खास दिनों में जब संसद नहीं चल रही होती है उस समय संसद भवन को जनता के लिए खोलना चाहिए, ताकि भारत की जनता ये देख सके कि हमारे देश में किस तरह का आर्टिफैक्ट्स, या एक हिसाब से मॉडर्न म्यूजियम ऑफ इंडिया हम ये कह सकते हैं, जहां पे संविधान से लेकर संस्कृति तक हर चीज दर्शाई गई है। तो मेरा ये सुझाव है प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, कि जब संसद नहीं चल रही हो उन दिनों इसको विद एंट्री परमिशंस अलाउ करना चाहिए। दोस्तों, जो पुरानी संसद है उसका आर्किटेक्ट आपने देखा, एक राउंड आर्किटेक्ट था, 144 खंबे थे और 2 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें वहां पे काम होता था, संसद चलती थी। मुझे उस संसद के भवन में जाके बैठने का मौका मिला। एक बार मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी अपीयर हुआ। एक भव्यता दिखती थी, एक काफी विशाल भवन, और जिस तरह से उसकी ऊंची ऊंची पिलर्स और ऊंची छतों वाली कमरे, हालांकि बहुत पुराना था, ऑब्वियसली 1927 की बिल्डिंग है, तो जो मॉडर्न सुविधाएं हम देखना चाहते हैं शायद वो ना मिले, लेकिन पुरानी बिल्डिंग की भव्यता भी अपने आप में आकर्षित करती थी। मुझे कई बार मौका मिला संसद भवन जाने का, और एक बार तो मुझे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एड्रेस करने का मौका मिला। अगर आप पार्लियामेंट्री, खासकर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड सेफ्टी, FSSAI की परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो मेरा प्रेजेंटेशन और मेरा वक्तव्य भी वहां पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। जो नई संसद है वो त्रिकोणीय आकार में है या त्रिभुजा आकार में है। कारण यह है कि हिंदुस्तान में जो संस्कृति में त्रिकोणीय आकार का एक अद्भुत महत्व है। बहुत सारी संस्कृतियों में ट्रायंगल्स को लेके, अगर आप पुराने मंदिर देखें, पुरानी मूर्तियां देखें, पुराने भवन देखें, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक विरासत झलकती है एक ट्रायंगल में। और अक्सर भारत के बहुत सारे शहरों में आप जाइए, बहुत सारे त्योहारों में जाइए, ट्रायंगल और उससे मिलती जुलती आकृतियां हम लोग अपने त्योहारों में, हमारे संस्कारों में उसका उपयोग करते रहते हैं। एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, भारत में एक जिसको हम कहते हैं ना सस्टेनेबिलिटी का इनबिल्ट कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। मैं दोस्तों यहाँ एक बात आपको कहना चाहूंगा, शायद दुनिया में भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज की भी पूजा होती है। जैसे हम नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। ये सांस्कृतिक जो आस्था है, ये सस्टेनेबिलिटी का फंडामेंटल रूट है। आज पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड या मॉडर्न वर्ल्ड हमको क्या सिखाता है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए। भाई, तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
आप हमें सिखाओगे कि नदियां कैसे रखनी है, पहाड़ कैसे रखने हैं, पशु पक्षियों को कैसे संभालना है? ये तो हमारे देवी देवता हैं, हम तो इनको पूजते हैं। तो दुनिया को शायद सीखना पड़ेगा कि वाटर बॉडीज को कैसे मेंटेन करना है, पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जो लोग भारतीय संस्कृति को समझते हैं, भारतीय आस्थाओं को समझते हैं, उनको ये पता लगेगा कि जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और उसका जो केयर है, जो भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भुला दिया। इसीलिए आज हम क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो, बाकी जितनी समस्याएं हैं, वो हमारी खुद की देन है। हम लोगों के केयरलेस एटीट्यूड के कारण हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करी, जिसे हम कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन की अंधी दौड़ में हम लोगों ने अपनी अच्छी चीजें खो दी हैं, उस विरासत को भुला दिया है, और उसका साइड इफेक्ट आज हमारे सामने है। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जड़ों से वापस जुड़े। इसीलिए जो नई संसद है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सस्टेनेबिलिटी और नेचर के प्रति रेस्पेक्ट सिखाती है। उदाहरण के लिए संसद में कमल, मोर और बरगद, ये तीनों राष्ट्रीय चिन्हों को दिखाया गया। बरगद का पेड़ लगाया गया है, और जैसा हमें पता है कि बरगद के पेड़ को कहा जाता है ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जड़ें हमेशा फैलती रहती हैं। तो इसी तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय जिसको हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी, वो हमेशा सजीव रहे, फैलती रहे, उसका एक रूप आप कह सकते हैं बरगद का पेड़ जो संसद भवन में लगाया गया है। मोर भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है, कमल जो भारत का फूल है। ये सब चीजें भारतीय, एक तरफ हमारे पास देखिए क्या है, पेड़ है, एक तरफ क्या है, पशु पक्षी है, एक तरफ हमारे पास फूल है। ये तीनों नेचुरल रिसोर्सेज है और भारत की संस्कृति के अभिन्न अंग है, ये हमें समझना है। इसके अलावा भारत जो संसद है उसके 6 मुख्य द्वार हैं। 6 जगह से आप एंट्री कर सकते हैं, और हर जगह, जैसे भारतीय संस्कृति में क्या होता था, अगर आप पुराने किले महल देखेंगे तो हर पुरानी बड़ी बिल्डिंग के अंदर आप जब एंट्री करते थे तो लेफ्ट और राइट में आपको कोई ना कोई पशु पक्षी दिखते थे। वो या तो वहां के राज्य चिन्ह हुआ करते थे, कहीं पे आपको शेर मिलेगा, कहीं हाथी मिलेगा, कहीं घोड़ा मिलेगा, और हर जानवर का अपना एक सिग्निफिकेंस होता था उस कल्चर में, उस समाज में, चाहे वो उस राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह होता था या वहां पे जो समाज है उसकी मान्यताएं करता था। जैसे हाथी को एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है, इसी तरह से अगर आप घोड़ा देखें तो एक शक्ति का सिंबल माना जाता है। तो इसी तरह जो 6 द्वार है भारत, 6 जो द्वार हैं नई पार्लियामेंट के, उसमें इन बातों को ध्यान से रखा गया है। और इसमें देखिए, जब आप भारत की बात करते हैं तो जो वास्तुशास्त्र में जब हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको भारत के एस्पिरेशन को भी देखना होगा। भारत आगे कैसे बढ़े, भारत में ज्ञान विज्ञान का प्रसार कैसे हो, भारत समृद्ध कैसे बने, भारत शक्तिशाली कैसे बने, ये सब रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। इसीलिए हर चीज में हमें इस बात को समझना होगा। तो जो अब मैं आपके सामने एक एक करके हर दरवाजे की थोड़ी सी खासियत रखता हूं। जो नॉर्थ का दरवाजा है, जिसको हम उत्तरी द्वार बोलते हैं, वहां पे हाथी को दर्शाया गया है, जो ज्ञान, धन, बुद्धि और स्मृति का प्रतीक है। जैसे कहते हैं ना, एलिफेंट मेमोरी, प्रॉस्पेरिटी। तो हाथी वही पाल सकता था राजा जिसके पास क्षमता थी। तो हाथी एक वैभव दिखाता है। हाथी की बुद्धि अपने आप में, जैसे कहते हैं एलिफेंट मेमोरी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना और सीखना। तो इसीलिए जो नॉर्थ गेट है, देखिए इस बात को आपको समझना होगा कि जो इस संसद को वास्तु के हिसाब से भी भारतीय संस्कृति में है कि भाई जिस तरह से वास्तुकला का एक प्रसार असर पड़ता है कंस्ट्रक्शन में, उसको भी फैक्टर इन किया गया है। उस हिसाब से नॉर्थ गेट के ऊपर हाथी को सजाया गया है, दिखाया गया है, ताकि वो ज्ञान और बुद्धि का एक संचार करे, भारत के वैभव को रिफ्लेक्ट करे। तो उम्मीद ये करते हैं कि जब सांसद संसद भवन में जाएंगे तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि वहां पे एक बुद्धिमत्तापूर्ण चर्चाएं हों जो राष्ट्र हित में हो, राष्ट्र की तरक्की के लिए हो। तो हाथी उस बात को रिमाइंड करेगा। अगर हम बात करते हैं पावर की, हिंदुस्तान में शक्ति हो, गति हो, समृद्धि हो, ये सब चीजें
घोड़े के रूप में, अश्व के रूप में दिखाई जाती हैं और उसको दक्षिणी द्वार पे बनाया गया ताकि दक्षिण द्वार से आने वाले को लगे कि भारत में एक पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। तो वो दक्षिणी द्वार हमें अश्व की तरफ ले जाता है। जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है गरुड़। भारतीय संस्कृति में गरुड़ का एक बहुत विशेष स्थान है। गरुड़ का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि वो बहुत सजग रहता है। सजग के साथ साथ मतलब कि जनताओं की आकांक्षाओं को कैसे वो ध्यान रखे और हमारे सांसदों को ये बात रिमाइंड होती रहे कि आप यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको सजग रहना होगा, जनता की जरूरतों को समझना होगा और उस पर चर्चा करके कानून बनाने होंगे राष्ट्रहित में। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये हमें समझनी होगी। और गरुड़ की जब हम बात करते हैं तो उगता सूरज, एक चीज वहां और दिखलाई गई है कि राइजिंग सन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक सफलता का प्रतीक है। जब हम कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को सलाम, तो मतलब भारत का जब उदय हो रहा है नई दुनिया में, हालांकि अस्त तो कभी हुआ नहीं था, लेकिन हम मॉडर्न साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जब भारत का दुनिया के पटल पे उदय हो रहा है तो उगता सूरज भी एक प्रतीक है जिसको वहां दर्शाया गया। एक और जब हम बात करते हैं हंस की, हंस एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा सजग रहता है और सजगता के साथ साथ वो तभी सजग रह पाता है जब उसके पास ज्ञान होता है, वो अपने आसपास चीजों को समझता है, उस हिसाब से एक्ट करता है और जरूरत पड़ती है तो शांत रहता है। ये स्थिति जो है वो दिखाई गई है उत्तर पूर्वी दिशा के द्वार पे, जहां पे हंस को रिफ्लेक्ट किया गया है कि भारत एक ज्ञान और सावधानी का भी प्रतीक होना चाहिए कि दुनिया में और समाज में जो घट रहा है उसके बारे में सचेत रहें और उस पे जो ज्ञान मिलता है, उससे जो सीखने को मिलता है और उन चीजों को एड्रेस करने के लिए जो ज्ञान चाहिए उस पे भी ध्यान रखा जाए। इसी तरह से जो बाकी द्वार हैं उसमें मकर को दिखाया गया। मकर मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्राणी है। भारतीय पौराणिक आस्थाओं में आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे जो हमारे मगरमच्छ या मकर जिसको हम बोलते हैं, इसको अलग अलग सांस्कृतिक रूप में मंदिरों में, पुराणों में, कहानियों में, पंचतंत्र की कहानियों में मकर का कई जगह जिक्र है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली है और अपने आसपास जो भी चीजें होती हैं अगर ये फैसला कर ले कि उसको प्रोटेक्ट करना है या डिस्ट्रॉय करना है तो मकर में इतनी शक्ति होती है कि वो अपना काम करके दिखा सकता है। तो इसीलिए भारतीय संसद जो नई संसद बनी है उसमें जो द्वार बने हैं वहां पे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है और खासकर उनका जो रिफ्लेक्शन पशु पक्षियों के साथ है उसको दर्शाया गया है कि ताकि जो भी सांसद संसद में जाए वो भारत की गरिमा को देखे, संस्कृति को देखे और उससे लगातार इंस्पायर होता रहे। आजकल एक चर्चा और आ रही है कि सेंगोल को लेके, अब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जो फवारा गैंग है जिन्होंने विश्वनाथ टेम्पल के जो जिसको हम ये कहते हैं शिवलिंग को फवारा कहा, उनको सेंगोल में या तो वॉकिंग स्टिक दिखती है या उनको गदा दिखती है, उनको कोई लॉजिक नहीं दिखता है उसका, क्योंकि उनके पास वो शायद सांस्कृतिक समझ नहीं है कि हर चीज का एक महत्व क्यों होता है। वो सिर्फ उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं और उनको उसकी फिजिकल यूटिलिटी समझ में आती है, उनको उसका सांस्कृतिक महत्व समझ में नहीं आता। दोस्तों, सेंगोल के बारे में ये कहा जाता है और ये बात सही है कि जब पुराने जमाने में राजा, मान लीजिए एक राजा है, उसके 4 बच्चे हैं, अब राजा किसको ये कहेगा कि मैं सत्ता अपने इस बच्चे को हैंडओवर कर रहा हूं, तो जिसे कहते हैं ना चार्ज हैंडओवर, चार्ज टेक ओवर। तो जब राजा अपने किसी बच्चे को या किसी रिश्तेदार को या अपने भाई को या पिता अपने बेटे, जो भी, जब सत्ता ट्रांसफर होती थी तो आप कैसे करेंगे? तो चोल वंश में ये कहा जाता था कि वहां पे जब भी सत्ता ट्रांसफर होती थी तो एक सिंबॉलिकली, जैसे आर्मी में आपने देखा है कि बैटन हैंडओवर किया जाता है, तो ये सब चीजें हैं। या जब आप आज भी आप मिस वर्ल्ड में देखते हैं तो क्या होता है, पुराना क्राउन जो पुरानी मिस वर्ल्ड होती है वो नई को हैंड ओवर करती है। तो ये हैंड ओवर टेक ओवर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये राजाओं में भी होती है।
तो चारों बेटों में किसको उसने राजा बनाया? ये तो कह नहीं सकता मैं अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना रहा हूं। तो राजा अपने हाथ से संगोल अपने जिस बेटे को देता था उसको उत्तराधिकारी माना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक हैंडओवर होता था, क्योंकि संगोल को अपने आप में एक शक्ति का रूप माना जाता था कि मैं अपनी सारी पावर्स हैंडओवर कर रहा हूं। और पावर्स को जब हम हैंडओवर की बात करते हैं तो इसको संगोल को बोला जाता है राजदंड, मतलब राजकीय शासन भी और दंड देने का अधिकार भी, दोनों चीजें। तभी तो आप सोवरेन पावर कहलाएंगे। आपके पास दंड देने का भी अधिकार हो और आपके पास कानून बनाने का भी अधिकार हो, तभी आप सोवरेन पावर कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसीलिए जो संगोल है इसको राजदंड के रूप में एक राजा या एक सत्ताधीश दूसरे सत्ताधीश के आगे हैंडओवर करता है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं डेमोक्रेसी में, तो अब क्या होगा? संगोल को लोकसभा में स्थापित किया जाएगा स्पीकर की कुर्सी के पास। क्यों? क्योंकि जो भी स्पीकर बैठेगा वो उस समय की राजसत्ता का रिप्रेजेंटेशन होगा, कि जो भी संसद में मेजॉरिटी होगी जिस भी ग्रुप की, क्योंकि डेमोक्रेसी से सब चुन के आएंगे, सत्ता बनेगी, वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने आपस के इलेक्शन करके इंटरनली सिलेक्शन करके एक लोकसभा अध्यक्ष बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष जनरली वही रिप्रेजेंट करता है जो जनता की मेजॉरिटी होती है, मतलब मेजॉरिटी वाली पार्टी ही जनरली अपना स्पीकर बनाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक है। तो इसीलिए संगोल की स्थापना होगी। संगोल का सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि ये न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है, जो डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट भी है। तो इसको हमें समझना होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग हमारे सांस्कृतिक विरासत को और समझेंगे कि किस तरह से हमें इसको देखना चाहिए। और ये सिर्फ चोल में नहीं, ये भी कहा जाता है कि ये गुप्ता साम्राज्य के समय में भी मौर्य समाज के, मौर्य जो चाणक्य के बाद जो मौर्य अपना साम्राज्य बना, उसमें भी संगोल से मिलता जुलता एक परंपरा होती थी। तो ये भारतीय विरासत है। अगर हम आज इसको सामने लेके आ रहे हैं और रूलिंग कॉम्बिनेशन या पार्टी अगर संगोल के हिसाब से, मतलब मान मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जनता के साथ न्याय करती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो संगोल उस बात को रिमाइंड कराता रहेगा संसद में। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा रहेगा। तो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट बनता है तो हजारों लोग काम करते हैं। तो ये माना जाता है कि करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने दिन रात काम करके नई संसद को बनाया है। और पुरानी संसद अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, मॉन्यूमेंट के रूप में रहेगी। उसका क्या उपयोग है वो तो जनता, मतलब सरकार तय करेगी। लेकिन नई संसद अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शायद अगला जो पार्लियामेंट्री सेशन है वो नई संसद में होगा, तब हमें और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन दो चीजें इम्पॉर्टेंट हैं कि जब हम आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पुरानी संसद करीब 100 साल के आसपास उसने अपनी लाइफ दी है। नई संसद को 150 साल के लिए बनाया गया। ये एक एस्टिमेशन है, लंबा भी हो सकता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो 150 साल के लिए बनाया गया है। 50% जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये उम्मीद है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो करीब 1.6 या 160 करोड़ के आसपास हो जाएगी, और जितने एमपीज चाहिए होंगे शायद उसको एकोमोडेट कर लेगी। उसके बाद भारतीय पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी और वक्त के साथ थोड़ी बहुत डिक्लाइन होगी उसके बाद। तो जो पीक पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट है उसमें जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए उन सबको बैठाने का इंतजाम कर दिया गया है। और लोकसभा के अंदर ग्रीन कलर, जिसको हम ये बोलते हैं मोर की जो शेड है, लोकसभा को उस हिसाब से बनाया गया, डिजाइन किया गया कलर कॉम्बिनेशन, और राज्यसभा को लाल, जो कमल का रिफ्लेक्शन है। तो कलर कॉम्बिनेशन में भी भारतीय जो सांस्कृतिक प्रतिभा या पहलू जिसको हम कह सकते हैं उसका ध्यान रखा गया। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी। मुझे लगा कि इस राजनीतिक गहमा गहमी के बीच में जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, जो नई संसद है, उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और जब इसका इनॉग्रेशन होगा उसके बाद हमें और ज्यादा इसकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, जब आप आने वाले दिनों में जब भारत नई संसद के बारे जो तस्वीरें देखेंगे, उसमें आप देखिएगा कि जो आपको फोटो में चीजें दिख रही हैं उनका सांस्कृतिक और कला का संदर्भ क्या है। क्योंकि भारतीय
कला और संस्कृति का रिफ्लेक्शन नई संसद में है। तो अब जब भी आप फोटो देखें नई संसद की, तो जरा उसको सिर्फ बिल्डिंग के रूप में ना देखें। आपको वहां पे पेड़ दिखेंगे, आपको वहां आर्टिस्टिक चीजें दिखेंगी, डिजाइन दिखेंगे, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करिएगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसी बिल्डिंग को देखने में, समझने में आपको और मजा आएगा। इस वीडियो को आप बच्चों के साथ शेयर करें, परिवार में शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसको बार बार देख सकते हैं। जब भी मन करे, जब भी आप संसद जाएं या संसद की तस्वीरें देखें, तो इस वीडियो को दोबारा देखें। आपको रिफ्लेक्शन आएगा एज ए गाइड कि इस संसद का गाइड बुक के हिसाब से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिखें कि क्या आपको ये जानकारी पसंद आई या आप और क्या जानना चाहते हैं संसद के बारे में। मैं कोशिश करूंगा आप तक लाने की। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।